मेरे बच्चों नमस्कार। मेरे मित्रों, आज हम लेके आए हैं अध्याय 4 भाग 2, जिनमें विकारों के बारे में बताया जाएगा। ADHD, ODD और SPD। हमारे बीच में मौजूद हैं श्रीमती सुनीता शारदा जी, जो लगभग 25 वर्षों से इस फील्ड में हैं और बहुत ही अनुभवी। आप पहले जो चैप्टर्स देख चुके हैं, पहले पार्ट देख चुके हैं, अब आप देखेंगे ADHD, ODD और SPD। तो स्वागत करते हैं श्रीमती सुनीता शारदा जी। नमस्कार। कक्षा 12वीं की शारीरिक शिक्षा की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे अध्याय 4 के एक नए विषय विकारों के बारे में। विकार क्या होते हैं और विषमताएं क्या होती हैं, ये हम पिछले पीपीटीज में कर चुके हैं। तो मैं ये आशा करके चल रही हूँ कि आपने वो पीपीटी ज़रूर देखी है और उसके बाद आज हम यहाँ से शुरू करेंगे। पहला विकार है अवधान न्यूनता एवं अति सक्रिय विकार, जिसे कि हम ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं। दूसरा विकार है संवेदी प्रसंस्करण विकार, यानी कि सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। तीसरा विकार आज जो हम करेंगे वो है अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर, यानी कि विपरीत उदंडी या विद्रोही विकार। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हिंदी के साथ साथ आपको अंग्रेजी की ये टर्म्स भी याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि अधिकतर ये विकार इन्हीं नामों से जाने जाते हैं जो कि अंग्रेजी के शब्दों में दिए होते हैं। तो आप इन शब्दों का भी ज़रूर ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं ADHD। ADHD एक बच्चे की या वयस्क की वह मानसिक स्थिति है जिसमें उसके आचरण में, उसके व्यवहार में सतर्कता एवं अति सक्रियता अथवा आवेगशीलता रहती है। ADHD वाले व्यक्ति किसी भी विषय पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते या ध्यान देने में अक्षम होते हैं। हालांकि कभी कभी वे अपने पसंदीदा विषय पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं, लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है। ये बच्चों और किशोरों में देखे जाने वाला सबसे आम मानसिक विकार है और इसके लक्षण बहुत बचपन से ही शुरू हो जाते हैं और अगर इन पे ध्यान न दिया जाए तो इसके गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। ADHD की प्रकृति एवं लक्षण। ADHD से प्रभावित बच्चों की एकाग्रचित्ता में अत्यधिक कमी होती है, जिसके लक्षण इस प्रकार से हैं। अत्यधिक चंचल मन होना, अर्थात एक गतिविधि से दूसरी गतिविधि की ओर भागना। अब बताइए, छोटे बच्चों की कौन कौन सी गतिविधियां होती हैं? बच्चों का क्या काम है? खेलना, खाना, दौड़ना, भागना। तो खेलने में भी यदि बच्चा कार से खेल रहा है तो उसे कार से नहीं, अब गुड़िया से खेलना है। अब गुड़िया से खेल के हटा है तो उसे कुछ खाना है। अब खाना भी पूरा नहीं खाएगा कि वो दूसरी तरफ को दौड़ने लगेगा और दौड़ते दौड़ते वो कभी एक चीज इधर फेंकेगा, कभी उधर फेंकेगा। तो इस तरह से बच्चे का अत्यधिक चंचल मन होना। नंबर 2, चीजों को भूल जाना। जैसे ही बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो चीजों को भूलने भी लग जाता है। ध्यान केंद्रित करने में बहुत अधिक असमर्थता होना। ध्यान केंद्रित करने की बात कब शुरू होती है? जैसे ही बच्चा स्कूल जाता है तो स्कूल में जाकर उसको ब्लैक बोर्ड की तरफ देखना है, ब्लैक बोर्ड पे की तरफ देखकर मैम की बात सुननी है। मैम की बात सुन के उसको हो सकता है कोई पोएम गानी है या फिर उसको जो है कुछ कॉपी में लिखना है। तो इन सब बातों में वो ध्यान नहीं दे पाता है। अगर मैम बोर्ड की तरफ ध्यान करती है तो वो कक्षा से बाहर की ओर देखता है, और अगर कक्षा में बाहर की ओर लेके जाते हैं तो वो ग्राउंड में पूरी तरह से दौड़ने लग जाता है। नई चीज़ों को सीखने में कठिनाई। निर्देशों का पालन करना, जो छोटे छोटे निर्देश दिए जाते हैं कि लाइन में आ जाओ या फिर दूसरे को धक्का मत दो, तो इस तरह की बातें उसको सीखने में मुश्किल होती है। वह सिर्फ अपने ही मन की करता रहता है। चीज़ों को ठीक से समझने में असमर्थता, ठीक से नहीं समझ पाना कि कौन सा रंग भरना है या फिर किस तरह से शब्दों की बनावट बनानी है। तो ये छोटी छोटी बातों को अगर अनदेखा किया जाता है तो वे बाद में विशाल रूप ले लेती हैं। तो अतः बच्चे की इन सब कठिनाइयों को समझना चाहिए और हो सकता है कि वह किसी विकार से शिकार होने ही वाला है।
तो अगर हम समय पे बच्चे का देखरेख करेंगे तो हम इन सब विकारों को समय पूर्वक हल कर पाएंगे। ADHD के अन्य लक्षण यानी कि आवेगशीलता, बच्चे का एक जगह पे बैठना पाना, बार बार उठ के अपनी सीट छोड़ के दूसरे की सीट पे जाना, क्लास छोड़ के बाहर चले जाना, घर पर भी कभी सोफे पे बैठना, कभी कुर्सी पे बैठना, कभी बेड पे बैठना, या फिर लगातार दौड़ते रहना, लगातार बातें करना, गतिशील बने रहना यानी कि हमेशा गति में रहना, एक जगह पे ना बैठना, शारीरिक संतुलन बनाए रखने में अक्षमता महसूस करना, धैर्य की कमी होना, धैर्य अर्थात अगर कोई बात कर रहा है तो उसकी बात ना सुनना, अगर एक जगह बैठे भी हैं तब भी सीट पे बैठ के उछलते रहना, ये सभी लक्षण ADHD के हैं। लेकिन ये नहीं है कि ये सभी लक्षण होने का मतलब ही वो बच्चा ADHD से शिकार है। ये सब लक्षण लगभग सभी बच्चों में दिखाई देते हैं, लेकिन एक सीमा को पार जब कर जाते हैं, और सीमा पार करने का कैसे हम ध्यान रखेंगे, बच्चे के माता पिता इस बात का ध्यान रख पाएंगे कि ये बच्चे की गतिविधियां सामान्य है या ये असामान्य है। असामान्य होने पर ही उन्हें डॉक्टर से जरूर सलाह लेनी चाहिए। वयस्कों में ADHD के लक्षण, एकाग्रता में अत्यधिक कमी होना, एक काम में मन न लगना या एक काम को मन लगा के ना करना, गुस्से पर नियंत्रण ना कर पाना, छोटी छोटी बातों पे अत्यधिक गुस्सा करना, दूसरों के ऊपर चिल्लाना, आत्मसम्मान की कमी, कोई भी कार्य जो करते हैं उनमें उन्हें संतुष्टि महसूस नहीं होती है, जिसकी वजह से उनके आत्मसम्मान में कमी आ जाती है। आत्मसम्मान में कमी होने की वजह से व्यक्ति अवसाद में रहने लगता है, अर्थात डिप्रेशन में चला जाता है और बहुत ही जल्दी जल्दी निराश रहता है। अत्यधिक निराशा एवं डिप्रेशन में रहने का कारण कार्य के बारे में चिंता हो सकता है, जिसको करने से उनके आत्मसम्मान में कोई वृद्धि नहीं होती है बल्कि आत्मसम्मान में कमी होती है। एक और लक्षण है, वो है सदा दिव्य स्वप्न में रहना, दिन में ही सपने देखना और अधिक सपने देखना, जो कि एक सामान्य बात नहीं है। तो जब ADHD के लक्षणों को हम बचपन में नहीं समझ पाते हैं तो वह वयस्क होने तक साथ में चलते हैं, जिसके कारण हमें जीवन में अधिक परेशानी झेलनी पड़ सकती है। क्या क्या कारण हो सकते हैं ADHD के? सर्वप्रथम है आनुवंशिकता, अर्थात यदि किसी बच्चे के माता पिता ADHD से पीड़ित रहे थे तब ये बहुत अधिक संभावना होती है कि उनकी आने वाली पीढ़ी भी ADHD की शिकार हो सकती है। ये एक आनुवंशिक विकार है। नंबर 2, प्रसव पूर्व अगर माता की ठीक से देखभाल नहीं हुई है या बच्चा बहुत समय से पहले पैदा हो गया है, तब ADHD होने के बहुत अधिक चांसेस हो सकते हैं। यदि बच्चे को सिर के आगे वाले हिस्से में चोट लगी हो तब तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ होने का बहुत अधिक अंदेशा होता है, तो ऐसे में ADHD होने की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है। यदि शिशु के जन्म के समय उसका वजन बहुत कम रहा है तब भी ADHD हो सकता है। सामान्य वजन 3 किलो माना जाता है। अगर बच्चे का वजन 3 किलो से कम है या समझ लें 1 या 1.5 किलो के आसपास का बच्चा पैदा होता है तब भी ADHD होने के चांस है। उचित आहार ना मिलने के कारण भी ADHD के लक्षण आ सकते हैं। आखिरी पॉइंट ये है कि अनुशासन का अभाव होना। कभी कभी परिवार में अनुशासन का अभाव होने के कारण भी बच्चों में ADHD के लक्षण आ जाते हैं और वह बड़े होने तक रहते हैं। अर्थात अनुशासन का भाव किस तरह से, अपनी चीज़ों को ठीक से नहीं रखना, गुस्सा आने पे दरवाजे पटक देना, या लाड प्यार में आने की वजह से अपनी
जिद को बार बार मनवाना, ये सब बातें जब बच्चे के व्यवहार में शामिल हो जाती हैं तब कहीं ना कहीं ये भी ADHD को आगे बढ़ाने में योगदान देती हैं। अगला विकार है विपरीत उदंडी विद्रोही विकार अथवा अपोजिशनल डिफाइन डिसऑर्डर। ये इस प्रकार का मानसिक विकार है जिसमें व्यक्ति दूसरों का विरोध करता है, क्रोधित होता है, चिड़चिड़ा हो जाता है और किसी भी चीज या प्रत्येक चीज के लिए अपने तर्क देता है और उसका व्यवहार हीन हो जाता है। ऐसा अक्सर वयस्क बच्चों में देखा जाता है। जब किशोरावस्था आती है तो इस तरह के लक्षण अत्यधिक दिखाई देते हैं। ODD के लक्षण। ODD से पीड़ित व्यक्ति बार बार गुस्से में रहता है और आक्रोश दिखाता है दूसरों के ऊपर। नियमों और विनियमों का पालन ना करना, जैसे कि कक्षा में बैठे रहना, बार बार क्लास छोड़ के नहीं जाना या क्लास पास लेके ही बाहर निकलना। तो इस तरह की बातें जो क्लास के लिए नियम बनाए होते हैं उनको बार बार तोड़ना। दूसरे व्यक्तियों को या बच्चों को जानबूझकर चिढ़ाना। उनके पास अगर कोई उसकी पसंदीदा चीज है तो उसको छीन लेना। मित्र बनाने में कठिनाई होना और बदला लेने की प्रवृत्ति होना। यदि किसी बच्चे से बहस हो जाए या आपस में गहमा गहमी हो जाए तो उससे बदला जरूर लेना। हमेशा दूसरों में दोष निकालते रहना और निराशा और झुंझलाहट महसूस करना। ODD से पीड़ित व्यक्ति दूसरों को तो परेशान करते ही हैं, लेकिन वे खुद भी हमेशा निराशा और झुंझलाहट में रहते हैं। विपरीत उदंडी विकार यानी कि ODD के कारण। नंबर 1, आनुवंशिक कारण। यदि परिवार के लोगों को, माता पिता को मनोदशा संबंधी कोई विकार हो, चिंता संबंधी विकार हो, व्यक्तित्व संबंधी विकार हो तो ODD होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके जैविक कारण। मस्तिष्क पर लगने वाले आघात तथा न्यूरोट्रांसमीटर का सामान्य रूप से कार्य न करना, ये भी ODD से पीड़ित होने की संभावनाओं को बढ़ा देता है। वातावरण संबंधी विकार यानी कि पर्यावरणीय कारक क्या क्या है? पारिवारिक जीवन का खुशहाल ना होना, अवसाद होना, पारिवारिक जीवन से जुड़े दुखद अनुभव व्यक्ति को ODD की ओर अग्रसर कर सकते हैं। अतः पारिवारिक शांति का अत्यधिक महत्व है। आइए अगला विकार करते हैं, संवेदी प्रसंस्करण विकार अर्थात सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। सबसे पहले संवेदी प्रसंस्करण या संवेदनाओं का प्रसंस्करण, ये क्या है? ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें तंत्रिका तंत्र संवेदी अंगों से संदेश प्राप्त करता है और उसके बाद ही प्रतिक्रिया करता है। हमारे संवेदी अंग कौन कौन से हैं? हमारे आंख, नाक, कान और जीभ और हमारी चमड़ी, जो कि संवेदनाओं को महसूस करती है और उसको हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाती है, जिसके बाद हम प्रतिक्रिया करते हैं। अगर हमने शेर देखा है तो आंखों से शेर देखा है तो क्या करना है? हमें डरना है कि कैसा मुंह बनाना है? आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है ना। तो इस तरह से हम संवेदनाओं को महसूस करते हैं। यदि गर्म कप कुछ हुआ है तो हाथ क्या करेगा? हाथ उसको और जोर से पकड़ेगा? नहीं। जैसे अगर हमने गर्म कप को छुआ है तो हाथ पीछे जाएगा। तो ये है हमारी संवेदनाएं, इस तरह से हम महसूस करते हैं। लेकिन इसका विकार कैसे होता है? जब संवेदी प्रसंस्करण हमारी अलग अलग संवेदनाओं को एकीकृत करने में शिथिलता आ जाती है, यानी कि जब हम इन संवेदनाओं को महसूस नहीं कर पाते हैं, तब ऐसी स्थिति को हम SPD या फिर विकार कह देते हैं। ये एक न्यूरोलॉजिकल विकार है जिसमें हमारे मस्तिष्क द्वारा इन सूचनाओं को एकीकृत करने में मुश्किल आती है और उनको ठीक से जवाब नहीं दिया जा सकता। तो अतः इस विकार को हम कहते हैं संवेदी प्रसंस्करण विकार। SPD के अन्य मुख्य लक्षण इस प्रकार हैं। ये विकार व्यक्ति की एक या कई इंद्रियों को प्रभावित करता है, जैसे सुनाई न देना, स्पर्श या स्वाद का महसूस न होना। नंबर 2, शारीरिक समन्वय और संतुलन में कमी होना, ध्वनि या रंग के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता होना या बहुत कम संवेदनशीलता होना, अत्यधिक गर्मी, सर्दी या दर्द को ठीक से प्रतिक्रिया नहीं कर पाना,
व्यक्ति को कुछ और स्थितियों में शायद अति संवेदनशील हो जाता है या कम संवेदनशील होता है। जैसे कि अभी अभी हमने बात की कि अगर गर्म कप को भी छुआ है तो उसको महसूस ना करना, या मोटर कार के हॉर्न को अत्यधिक ज़्यादा संवेदना से महसूस करना, या फिर अधिक आवाज़ भी सुनाई ना देना, या धूप में निकलने में परेशानी होना आदि, ये सभी एसपीडी के लक्षण हैं। अब करते हैं एसपीडी के कारण। पहला कारण है आनुवंशिक कारण। यदि माता पिता में से कोई भी एक संवेदी प्रसंस्करण विकार से पीड़ित रहा है, तब बच्चों को में भी ये विकार आ जाते हैं। जन्म संबंधी जटिलताएं, यदि प्रसव पूर्व देखभाल में कमी हो या फिर जन्म के समय अधिक जटिलताएं, जैसे बच्चे के मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी हो जाना, उसकी आपूर्ति ठीक से ना होना, या बच्चे का वजन अत्यधिक कम होना आदि भी इस विकार के कारण हो सकते हैं। पर्यावरणीय कारण, यदि बच्चे के वृद्धि और विकास के समय में बच्चे को सर पे चोट या गर्दन पे चोट लगी हो, तब भी एसपीडी हो सकता है। या अर्थात कभी कभी हमारी पर्यावरण में कई तरह की ऐसी समस्याएं होती हैं जिसका हमें जूझना पड़ता है। यदि कोई जैसे कि एयरपोर्ट के आसपास जो लोग रहते हैं, वो ध्वनि के प्रति उनकी संवेदनाएं कम होती जाती हैं, क्योंकि हवाई जहाज के बार बार जाने से उसकी अत्यधिक आवाज़ होने से उसकी आवाज़ के प्रति संवेदना कम होती जाती है। इस तरह से अन्य कई पर्यावरण कारक होते हैं जिसकी वजह से हमारी संवेदनाओं में कमी आ सकती है। आज हमने 3 ही विकारों के बारे में पढ़ा है। अगले 2 विकार ओसीडी और एएसडी हैं, जिनके बारे में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। धन्यवाद सुनीता जी। आज हमने अध्याय 4 भाग 2 एडीएचडी, ओडीडी और एसपीडी के बारे में जाना, समझा, उसके प्रकृति, लक्षण और कारण। आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को बार बार देखते रहें, क्योंकि जितनी ज़्यादा बार आप इसको देखेंगे तो इन विकारों से आप अवगत हो पाएंगे। अगले विकारों के साथ जल्द ही आपके साथ शामिल होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।